हेलो गाइस, देखिए सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको बता दें खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस सेंटर के सौजन्य से लेक्चरों को प्रस्तावित किया जा रहा है, लेक्चरों को दिखाया जा रहा है। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में। आज जो हम स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे वो करेंगे ग्लोब के बारे में। कल मैंने आपको बताया था, जो पहला टॉपिक किया था उसमें कि ग्लोब बार बार जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमें ग्लोब के बारे में तो स्टूडेंट्स मिनिमम जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी के बगैर हम ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्लोब के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है कि ग्लोब को बनाया किसने। तो स्टूडेंट्स, इसको मार्टिन ने बनाया था। भाई किसने बनाया था, समझिएगा चीज़ को। मार्टिन, ग्लोब को मार्टिन ने बनाया था। फिर पॉइंट उठता है कि ग्लोब होता क्या है, तो पृथ्वी का प्रतिरूप। देखिए भाई, समझिए चीज़ को, पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के जैसा, आपको पता है पृथ्वी सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह पृथ्वी है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इस पृथ्वी का प्रतिरूप ही क्या कहलाएगा, ग्लोब कहलाएगा। और इसने किसने बनाया था इसको मार्टिन ने बनाया था। देखिए, पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमें ये ग्लोब की ज़रूरत पड़ी। और इस ग्लोब के अध्ययन के लिए स्टूडेंट्स हमें दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का अध्ययन करना पड़ता है। दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं, दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का अध्ययन करना पड़ता है। ग्लोब के अध्ययन के लिए हमें दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का अध्ययन करना पड़ता है। इनमें से एक का तो नाम है क्या, अक्षांश रेखाएं। समझिएगा चीज़ को, अक्षांश रेखाएं। और दूसरी जो रेखाएं हैं उनका नाम है देशांतर रेखाएं। कल हमने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा था कि भी देशांतर रेखाओं की दूरी को किस यंत्र से मापते हैं, तो उस यंत्र का नाम है क्रोनोमीटर। देशांतरीय जो दूरी है वो क्रोनोमीटर की सहायता से मापी जाती है। और एक कल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में, कि भारत के ऐसे दो कौन से राज्य हैं जिनकी बाउंड्री एक ही राज्य से लगती है। तो वो एक तो राज्य है आपका मेघालय और दूसरा राज्य है आपका सिक्किम। ये ऐसे भारत के दो राज्य हैं जिनकी बाउंड्री केवल एक राज्यों से ही लगती है। तो कुल इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर 2 आना चाहिए था, लेकिन किसी भी विद्यार्थी ने इन दोनों प्रश्नों का आंसर नहीं दिया। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन पूछे गए थे कल कि भाई डूबते हुए सूर्य का देश कौन सा है, उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है, तो डूबते हुए सूर्य का देश है स्टूडेंट्स आपका कौन सा, ब्रिटेन। और उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है, जापान है। तो ये क्वेश्चन हमने कल पूछे थे। अब देखें, आज जो चर्चा कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स ग्लोब के, तो देखिएगा, ग्लोब, पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहा जाता है। और इसके ऊपर काल्पनिक रेखाएं हैं। कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। एक तो अक्षांश रेखाएं और भाई आपकी एक देशांतर रेखाएं। तो पहले मैं बारी बारी से दोनों का अध्ययन करूंगा सिस्टमेटिक ढंग से। तो पहले मैं करता हूं भाई अक्षांश रेखाएं। तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स, मैंने 2 प्रकार की रेखाएं ड्रॉ की हैं, बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो। तो इनमें से अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, तो देखिए इनके जो नाम में ही इनकी दिशा है, मैं अक्षांश लिखूंगा। एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने अक्षांश लिखा, और मैंने अक्षांश लिखा तो सबसे पहले मैंने हिंदी का जो अक्षर है ए बनाया। और ए बनाता हूँ तो मेरी कलम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। तो यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी रेखाएं हैं देशांतर, जब मैं देशांतर लिखूंगा तो देखिए देशांतर, ये मैंने देशांतर लिख दिया। समझिएगा चीज़ को। तो मैंने सबसे पहले द बनाया, हिंदी का अक्षर द बनाया। तो यहाँ पर द बनाया तो मेरी कलम उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, उत्तर से दक्षिण। तो जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। इनको लैटिट्यूड और इनको लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहा जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इनकी नाम में ही इनकी दिशा शामिल है। अक्षांश रेखाएं पड़ी रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं हैं जो पैरेलल सीधी पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं। देशांतर रेखाएं जो हैं वो खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हैं। तो अब हम चर्चा करें अक्षांश रेखाओं की, तो पहले क्या बात आ गई इनके बारे में, ये रेखाएं किस तरफ खींची गई हैं, ये रेखाएं आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई हैं। पूर्व की तरफ खींची गई है। अपना पेन कॉपी रजिस्टर लेकर के बैठिए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, तब आगे बढ़ना है भाई। पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है। दूसरी चीज़ क्या है, पृथ्वी के केंद्र से ये कोणीय दूरी के अनुसार है, यानी कि ये पृथ्वी का यहाँ केंद्र है। ये यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री का मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो ये 90 अक्षांश है। इसके अतिरिक्त यदि मैं एक का करूँ यहाँ से और इधर से भी एक का करूँ, दोनों को मिलाऊँ तो वो आपकी 1 डिग्री अक्षांश है। दूसरे के ऊपर एंगल ड्रॉ करूँ यहाँ इस पॉइंट के ऊपर भी और यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर भी और इसको मिलाऊँ तो ये दूसरी अक्षांश रेखा है। इस तरह से ये केंद्र से कोणीय दूरी है स्टूडेंट्स, जितने डिग्री का कोण होगा उतने डिग्री ही अक्षांश रेखा होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी के अनुसार हैं ये। दूसरी चीज़ देखें भाई, ये रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं। इनके बीच में हमेशा समान अंतर है, जो 1 डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से हर एक अक्षांश रेखा के बीच में समान दूरी है। और ये दूरी कितनी है, ये रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, इनके बीच ये प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी है, तो इनके बीच कितनी दूरी है, इनके बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। दूरी यानी कि एक अक्षांश से दूसरा अक्षांश, दूसरे से तीसरा, हर एक 2 अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी रहेगी, 111 किलोमीटर की दूरी रहेगी। तो क्या प्रॉपर्टी निकली, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई हैं, पहली चीज़। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी के अनुसार स्थित, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये समानांतर रेखाएं हैं। और चौथी है भी आपका ये इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अब बात करें स्टूडेंट्स इनकी संख्या की, तो बहुत ही यहाँ से दिखने में आसान और बहुत ही एक तरह से जटिल प्रकार का क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इनकी संख्या कितनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, यदि अक्षांश पूछे ना, अक्षांश, तो अक्षांश स्टूडेंट्स आपके उत्तरी गोलार्ध में भी 90 हैं और अक्षांश आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 हैं। लेकिन रेखाएं कितनी हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी रेखाएं कितनी हैं, 89 हैं, और यहाँ पर भी कितनी हैं, 89 हैं, और एक आपका 0 डिग्री जो है वो अतिरिक्त रहेगा। तो कुल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी। और कुछ एक विद्वान ये मानते हैं कि ये 90 प्लस में 90 180 और प्लस में 0 डिग्री एक, ये 181 है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, जो 90 डिग्री है वो अक्षांश तो ज़रूर है लेकिन रेखा नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर ये रहेगा। यहाँ पर जो है वो अलबत्ता वो दोनों को ऑप्शन में नहीं रखेगा, एक को ही ऑप्शन में रखेगा, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर चर्चा किसकी है, ये ध्यान रहे, ग्लोब की चर्चा है भाई। यदि ये चर्चा मानचित्र के ऊपर करें तो स्टूडेंट्स मानचित्र के ऊपर ये जो है 90 डिग्री के ऊपर भी रेखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका 181 आ जाता है। तो देखिए ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से हमें अक्षांश रेखाओं से संबंधित 5 अक्षांश रेखाएं करनी हैं। 5 अक्षांश रेखाएं। पहली चीज़ तो 0 डिग्री अक्षांश। तो देखें भाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
बिल्कुल एक एक शब्द जो है वो आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, लिखना है, अच्छे से नोट्स निकालने हैं। जिस शिद्दत से तैयारी करके आप लोगों को क्लास दी जा रही है उसी शिद्दत से आपने अपने नोट्स भी निकालने हैं और लेक्चर को पूरा देखा करो भाई, पूरा वीडियो अंत तक देखो, अच्छे से समझो और अपने नोट्स निकालो। तो देखें भाई, पहली चीज़ 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या इसको हम जो है इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन। रेखा एक है लेकिन नाम इसके जो है वो 4 हो गए वे। तो सबसे पहले तो जो ये इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री का ही तो कोण है ये 0 डिग्री का कोण है, इस कारण से इसको क्या कहा गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा गया। भूमध्य रेखा क्यों कहा गया, ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच से है, भूमध्य। देखिए शब्द में एक बार, भू और मध्य, यानी कि भू का अर्थ है भूमि और मध्य का अर्थ है बीच, यानी कि जो कंप्लीट भूमि है पृथ्वी की उसके बिल्कुल बीच से ये ड्रॉ की गई है, तो भूमध्य रेखा इसको कहा गया है। फिर विषुवत रेखा, सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं, इस कारण से इसको विषुवत रेखा भी कहा गया है और इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन कहा गया है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला उत्तर की तरफ है ये तो इसने कर दिया आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की तरफ का वाला भाग है वो इसने कर दिया क्या, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। चीज़ को समझिए भी। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ से आपको पता है जो पृथ्वी है स्टूडेंट्स वो अंडाकार है, तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कितने डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा एक ये ऐसे वृत्त बनाती है, पृथ्वी के चारों तरफ हैं। तो यहाँ से मैं एक ये वृत्त बना के आप लोगों को दिखाऊं तो ये एक वृत्त बन जाता है। तो प्रश्न आता है कितने डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी वृत्त रेखा है, तो स्टूडेंट्स 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी वृत्त रेखा है, सबसे बड़ी वृत्त रेखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न आ जाए अक्षांश रेखाओं का जो टोटल डिस्टेंस है इनकी, वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो घटेगी या बढ़ेगी, तो स्टूडेंट्स घटेगी, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो इस वृत्त की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती चली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 0 डिग्री के बारे में क्या पढ़ा हमने, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर लाइन भी इसी रेखा को कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश यह सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त रेखा है, इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाले जो गोले का आधा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाया, नीचे वाले गोले का जो आधा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। ये 4-5 चीज़ें हमें 0 डिग्री की ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स वो देखिए, उसके बाद में देखें, ये देखें भाई, अब यहाँ से कोणीय दूरी स्टूडेंट्स 23.5 डिग्री, यदि मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ एक लाइन, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ तो 23.5 डिग्री के ऊपर एक स्पेशल नाम दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में। ये मान लिया ये मैंने ड्रॉ कर दिया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो उत्तरी गोलार्ध में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो लिखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं, कल भी हमने चर्चा की थी। इसमें आपका स्टूडेंट्स गुजरात आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा,
राजस्थान आ जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और इसके बाद में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा और आपका मिज़ोरम आ जाएगा। इन 8 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। और दूसरा, इसी रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा पड़ता है, जिसे ध्यान दीजिए, जिसे कर्क क्रांति भी कहते हैं, जिसे कर्क क्रांति या उत्तरी अयनांत कहते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। दूसरा, 8 राज्य कौन कौन से हैं, स्पष्ट है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, आपके सामने हैं। ये इन 8 राज्यों से गुजरती है यह। और भाई 21 जून को इस रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है, तो इस कारण से 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। और इस दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2015 से मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने यूएनओ में इसके लिए 2014 में प्रस्ताव रखा था और इसको स्वीकृति मिल गई। फिर 2015 से हर 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक स्टूडेंट्स, इसी दिन आपको बता दें, विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस इसी दिन मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हम अक्षांश रेखा पढ़ें तो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में, ये 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में चर्चा करूँगा। तो 66.5 डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा को आर्कटिक वृत्त रेखा कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तीसरी अक्षांश रेखा पढ़ें तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को आर्कटिक वृत्त रेखा, यहाँ पर ऊपर वाले क्षेत्र में जो महासागर है स्टूडेंट्स, आर्कटिक महासागर, इस महासागर के नाम पर ही इसका नाम है। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखें पॉइंट वही। नेक्स्ट जो आपकी चौथी, हमें 5 अक्षांश रेखाएं पढ़नी हैं। 4 नंबर जो अक्षांश रेखा है वो कौन सा है, एक बार इसको साफ कर देते हैं भाई। देखिए, देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है। जो नीचे की तरफ स्टूडेंट्स दक्षिणी गोलार्ध में ये जो आपकी रेखा है 23.5 डिग्री रेखा, इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ऊपर वाले को कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। नीचे वाली को मकर रेखा। अब नेक्स्ट है, कई बार पूछ लेता है कि यह कितने महाद्वीप से गुजरती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। 3 महाद्वीपों से यह गुजरती है। इसके बाद में 5वीं जो अक्षांश रेखा है 66.5 डिग्री
दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे की तरफ गोलार्ध में स्थित रेखा, ये एक बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। ये जो आपकी है ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये नीचे जो आपका महाद्वीप है अंटार्कटिका, इसके नाम पर ही इस रेखा का नाम है। तो ये आपकी 66.5 डिग्री जो है वो अंटार्कटिक व्रत रेखा है, अंटार्कटिक व्रत रेखा। ये आपकी 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत रेखा है। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को अंटार्कटिक व्रत रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक व्रत रेखा कहते हैं। ये हैं स्टूडेंट्स आपकी अक्षांश रेखाओं के बारे में, इनकी दिशा के बारे में प्रश्न आता है, इनकी संख्या के बारे में प्रश्न आता है। कैसी रेखाएं हैं? समानांतर रेखाएं हैं। संख्या में कितनी हैं? 179 संख्या में है, 179 जो है ये कुल संख्या में है, और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कई बार इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इनको जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जोन कहलाती है, जोन कहलाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, जोन कहलाती है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको ध्यान में रखना है। समानांतर रेखाएं हैं, संख्या में ये आपकी 179 है। और भाई उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? उत्तरी गोलार्ध में 89 है। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये पूछ ले कि अक्षांश कितने हैं, तो स्टूडेंट्स अक्षांश 90 है। अक्षांश कितने हैं उत्तरी गोलार्ध में? 90 हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश कितने हैं? दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ अक्षांश कितने हैं? 90 हैं। प्लस में 0 डिग्री एक अक्षांश अतिरिक्त है, तो ये आपका 181 अक्षांश है। लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो स्टूडेंट्स आपकी 179 है, क्योंकि हमको पता है बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, जिसको हम पोल बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका पोल है। उत्तर में है तो उत्तरी पोल हो गया, ये दक्षिण में है तो दक्षिणी पोल हो गया। यहाँ पर जिसको ध्रुव कहते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल बिंदु है, ये रेखा नहीं है। और रेखा आप लोगों को पता है, दो बिंदुओं को जो मिलाती है वो रेखा कहलाती है, जबकि एक ये पॉइंट है, ये एक बिंदु है, न कि रेखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ देखें इसके आगे, दूसरी जो प्रकार की रेखाएं हैं स्टूडेंट्स, वो हैं आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, ये जो आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। एक बार इसको साफ कर देते हैं। एक एक पॉइंट अपना नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए स्टूडेंट्स, तब जाकर के टॉपिक क्लियर होगा। और परीक्षा की दृष्टि से, चाहे HSSC की परीक्षा हो, चाहे SSSC की परीक्षा हो, GD लेवल हो, CGL लेवल हो, CHSL लेवल हो, ग्लोब का जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न पेपर में बन ही जाता है। अब देखें क्या कहता है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देखिए भी क्या कहता है। पहली चीज तो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। जो खड़ी रेखाएं हैं खींची गई हैं, ये खड़ी रेखाएं हैं स्टूडेंट्स आपकी, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हैं सारी की सारी। दूसरी चीज़ देखें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस पॉइंट के ऊपर 0 डिग्री डिस्टेंस है, इनमें झुंड बनाती हैं सारी। यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी ये सारे झुंड बनाती हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं इक्वेटर लाइन पे आऊँगा, दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकले इनके बीच की डिस्टेंस की दूरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस डिस्टेंस की दूरी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ भाई। आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती जा रही हैं और पोल्स के ऊपर ये दूरी घटती जा रही है। तो इसका मतलब कैसी रेखाएं हैं ये? तो पॉइंट क्या लिखेंगे? ये असमानांतर रेखाएं हैं, असमानांतर रेखाएं हैं, ये असमानांतर रेखाएं हैं। क्लियर है? तो
नेक्स्ट पॉइंट देखिए भी क्या कहता है, संख्या की यदि मैं बात करूं, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 360 है, 360 है। अब देखिए भाई, यहाँ से इस साइड से मान लिया मैं आपको एक सिंपल सी बात है कोण बताऊं, ये कितने डिग्री का कोण है, आप कहोगे जी 180 का। इसको यदि मैं ऐसे ड्रा करूं तो भी कितने का है, 180 का। 180 का कोण है, इस साइड और अलग से ड्रा करूं तो वो भी कितने का है, 180 का। तो यहाँ पर देखिए एक कोण के ऊपर नीचे की तरफ ये यही कोण तो बन रहा है, जो यहाँ बना था ये यहाँ बना था वो यही तो बन रहा है। एक कोण के ऊपर नीचे की तरफ एक रेखा है, तो इस साइड कितनी रेखाएं हो गई, 180 हो गई। इस साइड भी एक कोण बनाएं ऐसा ही, तो इस साइड भी कितनी हो गई, 180 हो गई। और ये जो आपका कुल संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जिस तरह से 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध था, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध था। ठीक इसी तरह से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इस साइड से और इस साइड से। ये आपका कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी हो गया, और ये आपका कौन सा गोलार्ध हो गया, पश्चिमी हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कह रहा है देखिए, इनकी संख्या जो है कितनी है, 360 है। 180 तो कहाँ पर है, पूर्व में है, पूर्व की तरफ। 180 ही कहाँ पर है, पश्चिमी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है। तो कुल कितनी है, 360 है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, इसमें 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसकी काउंटिंग नहीं होती है, बल्कि हम यहाँ से इस साइड से जाएंगे तो भी यहाँ 180 पर पहुँचेंगे, इस साइड से जाएंगे तो भी 180 पर पहुँचेंगे। 180 डिग्री अक्षांश रेखा की काउंटिंग 2 बार होती है, 0 डिग्री की काउंटिंग नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ कितनी है, ये 360 हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। एक बार पूछा गया था कि पूर्वी गोलार्ध में कुल मिला के कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो पूर्वी गोलार्ध की पूछी तो कितनी बता दी, 180 बता दी। अब पश्चिमी गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 180 ही पश्चिम में हैं। कुल कितनी हैं, 360 हैं। और कैसी रेखाएं हैं, असमानांतर रेखाएं हैं। इनके बीच में मैक्सिमम दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी कितनी है, ये चीज़ और देखिए भाई। अधिकतम दूरी, इनके बीच में अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी थी, 111 किलोमीटर थी, और इनके बीच में कितनी है, 111.32 किलोमीटर इनके बीच में दूरी है। ये आप लोगों को समझना है चीज़ को भाई, एक एक शब्द स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, नोट्स बनाने हैं, तब जा कर के। जब तक आपको ग्लोब समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। तो अब तक मेरे हिसाब से क्लियर होता चला जा रहा है। जहाँ पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स एक बार फिर से याद दिला दूँ, ये जो क्लासें हैं ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से दी जा रही हैं। आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ भी, खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से क्लासें जो है वो आपको दी जा रही हैं। तो एक अवसर है आराम से पढ़ने का, लॉकडाउन में घर पे तैयारी करने का, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले आपकी परीक्षाएं आएँ तो आप एकदम से झट से चीज़ों को क्लियर करते चले जाएं। दूसरी चीज़ देखिए भी क्या कहता है, यहाँ से मैंने क्या बताया देशांतर रेखाओं के बारे में। पहला पॉइंट तो क्या बताया, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी चीज़ असमानांतर रेखाएं हैं, क्योंकि पोल्स के ऊपर ये झुंड बना रही हैं। विषुवत रेखा के ऊपर डिस्टेंस बढ़ गई है, फिर से पोल्स के ऊपर झुंड बना लिया, तो ये जो है वो असमानांतर रेखाएं हो गई। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 360 है। पूर्वी गोलार्ध में कितनी है, 180 है। पश्चिमी गोलार्ध में कितनी है, 360 है। ये आपका 180 है। कुल मिला के कितनी है, 360 है। अधिकतम दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर है। अब यहाँ पे जो देशांतर रेखाएं हैं स्टूडेंट्स, ये हमें 3 रेखाएं पढ़नी पड़ेंगी भाई। देशांतर रेखाएं जो हो कितनी पढ़नी पड़ेंगी, 3 रेखाएं पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं चर्चा करूँ 0 डिग्री की, तो एक बार नोट्स कर लिया होगा, ये साफ़ करते हैं भाई, साफ़ करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप आराम से ले सकते हैं। देखिए क्या कहता है, इसके बारे में नोट कीजिए। पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर लिखेंगे। यह है अंतर्राष्ट्रीय
समय रेखा है। इसको कब स्वीकार किया गया? 1852। 1852 में इसको स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। यह ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। लंदन बता दें स्टूडेंट्स आपको, इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी, और टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। ये बात कई बार पूछी गई है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। 0 डिग्री देशांतर जो हो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, इंटरनेशनल टाइमलाइन है। 1852 में इसको स्वीकार किया गया था। जहाँ तक भारत की बात है स्टूडेंट्स, भारत ने इसको 1906 में स्वीकार किया है। ब्रिटिश भारत में इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो अब 1906 में भारत ने इसको स्वीकार किया। दूसरी चीज़ देखें, यह ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। दूसरा जो आपकी रेखा है स्टूडेंट्स वो है 101 चीज़ और भी, इसको प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं। प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। देखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह प्रशांत महासागर से गुजरती है, यह प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसको स्वीकार कब किया गया? 1884, 1884 में इसे स्वीकार किया गया। 1884 में इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो ये दो रेखाएं आपको ध्यान में रखनी है। ये स्टूडेंट्स 0 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। तो हर एक देश की अपनी समय रेखा है जो यहीं से ली गई है। जिस तरह से भारत की मानक समय रेखा यहाँ से इस साइड 180 है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ध्यान दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद, नैनी, मिर्ज़ापुर से होकर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये आपको 3 देशांतर रेखाओं के बारे में भी ध्यान रखना है। मैं एक बार अपनी चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए क्या कहता है। 0 डिग्री देशांतर यह अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। 1852 में इसको स्वीकार किया गया था। ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसके बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री देशांतर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसको 3 स्थानों से स्टूडेंट्स मोड़ा भी गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, यहाँ पर भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में, मैंने बताया था 0 डिग्री 2 भागों में बांटते हैं। इस साइड वाले को हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, इस हिस्से को हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। तो पूर्वी गोलार्ध में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। और भारत का जो मानक समय है स्टूडेंट्स वो अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है। ये पॉइंट भी नोट करने का है, 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। किससे? अंतर्राष्ट्रीय समय से, अंतर्राष्ट्रीय समय से।
अंतर्राष्ट्रीय समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, इसी से हम किसी स्थान का समय कैसे निकाला जाता है, दो अक्षांशों के बीच में कितने डिग्री अक्षांश का अंतर है तो कैसे हम समय निकालेंगे, वो चीज़ भी हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले सकते हैं, फिर इसको हम साफ़ करते हैं। देखिए भी क्या कहता है। देखिए भाई, हमें किसी स्थान का, यदि एक स्थान का समय दे रखा है, दूसरे स्थान का समय हमें बताना है, तो एक तो थोड़ी सी चीज़ आपको ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। मान लिया ये आपका सूर्य है, ये सूर्य की किरण यहाँ पड़ रही है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ से इस साइड कितनी अक्षांश रेखाएँ देशांतर रेखाएँ बताई थी 180, और ये कितनी रेखाएँ इस साइड भी कितनी बताई थी 180, और टोटल यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ, तो कितनी हो जाएंगी 360। ये चीज़ आपकी क्लियर है कि देशांतर रेखाओं की संख्या स्टूडेंट्स 360 है। एक बार चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स कि देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। यहाँ से हमको पता है पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी जो है वो ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। यह आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे पृथ्वी घूम रही है। अब ये पृथ्वी ऐसी घूम रही है तो स्टूडेंट्स कोई ना कोई देशांतर रेखा तो इसके सामने होगी, कोई ना कोई देशांतर रेखा तो इसके सामने होगी भाई। तो सूर्य स्थिर है अपनी जगह, निरंतर जो हो सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ रही हैं। अब मान लिया थोड़ी सी देर के लिए 0 डिग्री, ये यहाँ पे आपको ये जो है ये देशांतर रेखा है। कोई भी देशांतर रेखा मान सकते हैं, पृथ्वी घूमती है तो हर एक देशांतर रेखा सूर्य के सामने से ऐसे गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। तो देखें भाई, यहाँ से देखिए, जब ये सूर्य की किरणें इस रेखा पर है, इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है इस रेखा पर 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। लेकिन यही रेखा सामने नहीं रहेगी, ऐसे घूमेगी तो थोड़ी सी देर में ये भी सामने आएगी। ये सामने आएगी तो अब यहाँ पर कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे। और यहाँ पर कितने बज जाएंगे? 12:04 हो जाएंगे। यानी कि 4 मिनट में एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य सीधा आ जाता है। मेरी उंगलियों को यदि देशांतर रेखा माने तो ऐसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, और यदि 4 मिनट में एक देशांतर से दूसरे देशांतर इसके सामने चली जाती है। अब अगले 4 मिनट में यहाँ पर इसके ऊपर 12 बज जाएंगे, और यहाँ पर 12:04 हो जाएंगी, और यहाँ पर 12:08 हो जाएंगे। अगले 4 मिनट में इस रेखा के ऊपर 12 बज जाएंगे, यहाँ पर 12 बज जाएंगे, और यहाँ इस साइड जो है 12:04 हो जाएंगी, इस साइड जो है 12:08 हो जाएंगी, और इस रेखा पर 12:12 हो जाएगी। अब यहाँ क्या चीज़ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स? अगले 4 मिनट में ये रेखा सामने आ जाएगी। यहाँ पर 12 बज गए तो यहाँ पर 12:04 हो गई, यहाँ पर 12:08 हो गई, यहाँ पर 12:12 हो गई, यहाँ पर 12:16 हो गई। हम देख रहे हैं कि भाई 4 मिनट एक देशांतर के ऊपर 4 मिनट का अंतर निकल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और हम क्या देख रहे हैं कि मान लिया अब यहाँ पर 12 बजे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 11:56 हो जाएंगे, इसके ऊपर जो हो 11:52 हो जाएंगे, इसके ऊपर जो हो 11:48 हो जाएंगे, इसके ऊपर जो हो 11:44 हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम की साइड में क्या हो रहा है, समय घट रहा है, समय कम हो रहा है। प्रति देशांतर 4 मिनट का अंतर है, समय कम हो रहा है। और यदि हम इस साइड जाएंगे तो क्या कहेंगे? समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। ये दो चीज़ें भी हमारे सामने आ गई, क्योंकि पृथ्वी जो है वो आपकी ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, और एक देशांतर से दूसरा देशांतर सूर्य के सामने आने में 4 मिनट का अंतर है। अब मान लिया मैंने थोड़ी सी देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये आपकी जो 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर 12 बजे हैं, यहाँ पर 12 बजे हैं। तो पूर्व में 1 डिग्री देशांतर पर क्या बजा होगा? चीज़ को समझिए भाई। पूर्व में समय बढ़ता है, एक देशांतर के ऊपर कितना समय बढ़ रहा है?
4 मिनट का समय बढ़ रहा है, तो पूर्व में कितना हो जाएगा 12:04। और यदि इस साइड की यदि पूछ ले एक देशांतर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11:56। यानी कि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर बन रहा है। तो दूसरी चीज़ देखिए, पेपर में प्रश्न कैसे आता है, वो एक देशांतर का समय देगा और दूसरे देशांतर का समय पूछेगा। जिस तरह से उसने पूछ लिया, प्रश्न को समझिए, कोई व्यक्ति 30 डिग्री देशांतर पर खड़ा है और समय देखता है तो पाता है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में कहूँगा मैं, पूर्वी देशांतर यानी कि 30 तो इस साइड भी है, इस साइड भी है। ये कौन सा किस साइड है कि ये आपकी पश्चिम में है और ये आपका कौन सा है, ये आपका पूर्व में है। तो इस साइड है वो, तो पूर्व में है और घड़ी और समय देखता है तो पाता है शाम के 5 बजे है। तो उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या बजा होगा, चीज़ को समझिए भाई, क्या बजा होगा, ये प्रश्न है आपका। अब देखिए, व्यक्ति ये 180 है इस साइड, पूर्व में व्यक्ति 30 डिग्री के ऊपर खड़ा है, 30 डिग्री देशांतर पर, 30 डिग्री देशांतर के ऊपर खड़ा है। कितने बजे हैं, शाम के 5 बजे हैं। और उसी साइड में 60 डिग्री देशांतर के ऊपर उसने समय पूछ लिया है, यहाँ पर 5 बजे हैं, 60 का पूछ लिया है। तो हमको एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमको क्या पता है कि एक देशांतर के ऊपर कितने मिनट का अंतर बन रहा है, 4 मिनट का अंतर बन रहा है। यहाँ दोनों जगह में देशांतर का कितना अंतर है, दोनों जगह में 30 का अंतर है। तो मैं 30 गुणा में 4 करूँगा, क्योंकि एक देशांतर के ऊपर कितने मिनट का अंतर है, 4 मिनट का अंतर है। तो 30 देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होगा, 4 × 12, 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। और 120 बटे में 60 करूँगा मैं, इसके घंटे बनाऊँगा तो ये 60 को यदि मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया भाई चीज़ कि भाई 2 घंटे का अंतर है। यानी कि यहाँ 5 बजे हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री देशांतर के ऊपर 2 घंटे कम या ज़्यादा होगा। अब कम होगा या ज़्यादा, तो देखिए पूर्व में समय क्या हो रहा है, ये 30 से इस साइड जाएंगे तो पूर्व में जा रहा है, तो पूर्व में समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम आंसर क्या दे देंगे, इसमें 2 घंटे और जोड़ेंगे तो क्या बच जाएंगे, शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके लिए स्टूडेंट्स ज़्यादा ये टिपिकल है नहीं, 4-5 स्टेप में छोटे छोटे वो लिख लीजिए। पहला क्या है, देशांतर का अंतर निकालो, देशांतर का अंतर निकालना। दूसरा पॉइंट क्या है, अंतर को 4 से गुणा करो। फिर क्या है, गुणनफल को 60 से भाग दो तो हमारे पास अंतर घंटों में होगा, घंटों में होगा। चौथा पॉइंट क्या है, यदि समय पूर्व का देकर पश्चिम का देकर पूर्व में पूछे, पश्चिम का देकर पूर्व में पूछे तो समय बढ़ा दो, समय बढ़ा दो। और यदि पूर्व का दे के पश्चिम का पूछे तो समय घटा दो। क्या कह रहा है, यदि समय पश्चिम का दे के पूर्व का पूछे तो समय बढ़ा देंगे, और यदि पूर्व का दे के पश्चिम का पूछे तो समय घटा देंगे। जितने भी घंटे अंतर आएगा वो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। एक चीज़ इसमें और भी आप लोगों को स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है, यदि हमारा समय रात के 12 बजे से कम या ज़्यादा हो रहा है तो तिथि भी बदल जाएगी और भी आपका वार भी बदल जाएगा। जैसे आज सोमवार है और कल जो है वो मंगलवार हो जाएगा, या फिर मान लिया शुक्रवार है तो शनिवार हो जाएगा। रात के 12 बजे के समय क्रॉस हो रहा है
तो ये आपको ध्यान में रखना बिल्कुल आसान है। केवल 4 चीज़ें ही आपको करनी हैं। पहली चीज़ देशांतर का अंतर निकालिए। हमको पता है एक देशांतर के ऊपर अंतर 4 मिनट का हो रहा है, तो जितना अंतर होगा उससे 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास मिनटों में समय आ जाएगा। और मिनटों को यदि घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। कई बार एक चीज़ और हो जाती है कि उसने पूछ लिया कि भी 30 डिग्री 60 डिग्री के ऊपर खड़ा है, मान लिया। इस चीज़ को देखिए, 60 डिग्री के ऊपर कोई आदमी यहाँ पर 60 डिग्री के ऊपर खड़ा है पूर्व में, और समय देखता है तो पाता है 5 बजे है। और उसी समय 60 डिग्री के ऊपर वो जो है वो पश्चिम में पूछ ले कि क्या वजह होगा, तो देशांतर का अंतर निकालेंगे तो हम देखते हैं कि 60 देशांतर तो ये जोड़ने हैं और 60 ही देशांतर ये जोड़ने हैं। फिर देशांतर का अंतर जो हो आपका 120 आ जाएगा, और गुना में 4 करेंगे तो 480 मिनट आ जाएंगी। और 480 मिनट के यदि मैं घंटे बनाऊंगा तो स्टूडेंट्स आपके 8 घंटे आ जाएंगे। इस साइड का समय है, मान लिया शाम के 5 बजे थे, इस साइड पूछ रखा तो समय घटेगा, तो इस 5 में से 8 घंटे हमें घटाने हैं। 8 घंटे घटाने हैं तो 4 3 2 1 12 11 10, ये आपका 9 इस तरह से आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे घटाने हैं, कितने बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे सुबह के। तो ये आपको ध्यान रखना है, 0 डिग्री को नहीं भूलना है कि भाई कई बार इस साइड के देशांतर दे के इस साइड का पूछ ले तो दोनों को हम जोड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये मैंने बता ही दिया। पश्चिम का दे करके समय पूर्व में पूछ रहा है तो बढ़ा देंगे, और पूर्व का दे करके समय पश्चिम में पूछ रहा है तो घटा देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक मैं यहाँ से आपको प्रश्न पूछता हूँ, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये प्रश्न जो है वो लिख लीजिए भाई, प्रश्न लिख लीजिए। कोई व्यक्ति 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और वह घड़ी में समय देखता है तो पाता है, समय देखता है तो पाता है कि शाम के या रात के 10 बजे है। ठीक उसी समय 30 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? ये इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स बात आ गई कि जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर, तो इनकी ज़रूरत क्या है? तो स्टूडेंट्स इनकी ज़रूरत आप देख रहे हो कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप है, तो किसी न किसी महाद्वीप से कोई ना कोई रेखा तो ऐसे वाली भी गुजरेगी, देशांतर भी गुजरेगी और अक्षांश भी गुजरेगी। तो उसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ है? जैसे कि ये पूछ ले कि ग्लोब पर भारत कहाँ से स्थित है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ 0 डिग्री देशांतर से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो 4 डिग्री 8 मिनट उत्तरी गोलार्ध में भारत का कन्याकुमारी शुरू हो जाएगा और 37 डिग्री के भारत का जम्मू कश्मीर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि इसका देशांतरीय अंतर मैंने बताया था आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, तो यहाँ पर 68 से आपका गुजरात शुरू हो जाएगा और 97 से आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा। तो ये जो लोकेशन है ये भारत की निकल आई। तो हम एक अकेले भारत की लोकेशन ही नहीं, दुनिया में 207 देश हैं स्टूडेंट्स, इन 207 में से भारत के निकले तो किसी भी देश की लोकेशन निकाल सकते हैं। अब किसी देश की लोकेशन निकालनी है, दिशा देखनी है, दूरी देखनी है, देश है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, झील है, झरना है, द्वीप है, महाद्वीप है, सारी चीज़ें कहाँ हैं? पृथ्वी पर है। तो उनकी लोकेशन देखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती है कि ये चीज़ एक्चुअल में कहाँ पर स्थित है, किस गोलार्ध में है। हम कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और किस गोलार्ध में हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध में है। तो कोई ना कोई देश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है सारे के सारे पृथ्वी के ऊपर। तो सभी देशों की जो है वो लोकेशन ज्ञात करने के लिए इन रेखाओं की ज़रूरतें महसूस हुई। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, सागर क्लासेज रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने और साथियों को भी बताइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।